नेपाल का जो सामाजिक वर्गीकरण है, ब्राह्मण सर्वोच्च सबसे ऊपर, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, तो इस वर्गीकरण से राजा जो है उन्हीं का आदेश चलता था। वो जो बोलता है वही संविधान है, वही विधान है। तो नेपाल में जो है करीब करीब विगत 200 वर्ष के जो राजतंत्र चला, अंतिम राजतंत्र, उसमें बहुत ही ज्यादा ये जो है हिंदू सामाजिक वर्गीकरण लाद दिया। तो सामाजिक विभेद बहुत बढ़ गया और कुछ ही लोग जो है उसमें शासक रहा। और तो क्या हुआ कि 1951 में राणाशाही किया था, उसको जो है वो खत्म हो गया, लेकिन राजतंत्र बचा रहा। लेकिन राजतंत्र जो है उसके विरोध में बहुत ही वहाँ पॉलिटिकल और सामाजिक आंदोलन तो होता रहा। तो करीब करीब 1991 तक आ गए। करीब 40 वर्ष के जो राजतंत्र का जो हुआ था उसमें बहुत एक जाति, एक राजतंत्र का जो है निरंकुश था, उसमें बहुत उत्पीड़न रहा। तो 47 अथवा 1991 के राजनीतिक आंदोलन में राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल और मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया, तो उसमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी, हम कुछ बोल सकते हैं। तो उस समय जो है हम लोगों ने काठमांडू के जो हम नेवार समुदाय कहते थे, उसमें जो है हम आंदोलन जो है डायरेक्टली वो पॉलिटिकल आंदोलन नहीं कर सकते, प्रतिबंधित था। लेकिन वहाँ के जो हमारे सीनियर लोगों ने, अथवा हम भी समावेश थे, उसमें जो है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज नेपाल भाषा, और लोकल में नेवारी भी कहते हैं, उस भाषा में जो है हमने साहित्यिक मूवमेंट आगे बढ़ाया। मेरे पास जो है नरेश बिरसा के हम लाए हैं, वो इस मूवमेंट का जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी भी है। वो नेपाल भाषा अथवा नेवारी साहित्य से, आप लोग साहित्य की बात की है, इससे जोड़ना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने जो है राजनीतिक वो अधिकार का बात कर नहीं सकते थे, लेकिन साहित्य का बात करते हमने लोगों ने बहुत को जगाया भाषा के माध्यम से। और जो 1991 के तरफ हमने थोड़ा सा उसको जो है जातीय और संस्कृति में जोड़ दिया। तो हमने कहा कि वहाँ के जो संबंध है, वहाँ हमारा एक ऐतिहासिक संबंध है, नेपाल संबंध, तो साहित्य से थोड़ा सा संबंध में आ गया। और हम लोगों ने फिर जातीय बात कर दिया, और हम लोगों ने कहा कि ये जो पार्टिकल ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र का जो पार्टिकल, जो उप श्रेष्ठ, थोड़ा कम करके जो जाति में उच्च और नीच का जो उठा, हम लोगों ने उसको जो है थोड़ा सा आंदोलन करके हमने आदिवासी जनजाति का कॉन्सेप्ट छेड़ दिया। और इसी के साथ साथ जो है डॉक्टर वीर बहादुर ने भी कहा, उसके साथ साथ ओबीसी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, दलित लोगों का दलित भी आ गया। तो वो जो शासन में थे उनको हम ब्राह्मण क्षेत्रीय, तो हमने जो समाज का जो वर्गीकरण जो था, वो वर्टिकल जो था ना, ऊंच नीच का जो था, उससे जाकर हम समतलीय हॉरिजॉन्टल बना दिया। उसका कॉन्सेप्ट हमने ला दिया कि ठीक है, सब समतल में है, कोई केंद्र में है, स्ट्रांग है, जो ब्राह्मण क्षेत्र है केंद्र में शासन कैप्चर किया हुआ है, हम थोड़ा सा सीमांत में है। तो हमारा जो है द्वंद्व का स्वरूप, पहले जो है नीचे का जो जाति जो है अथवा वर्ण जो है वो ऊपर से चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन अब समतलीय हो जाएगा तो हम सीमांत से जो है केंद्र में आने का और केंद्र को विस्थापित करने का, ये नया जो है उसको हमने डेमोक्रेसी का जो है उसका प्रयोग किया। तो अभी जो है 2062 विक्रम संवत जो नेपाल में माओइस्ट का जो आंदोलन हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो आदिवासी जनजाति वहाँ का सबसे बड़ा क्लस्टर है, 37% है। मेरे ख्याल से सरकारी तथ्यांक में ओबीसी करीब 12% है, दलित 14% है। तो ये सब हम एक हो जाएंगे तो मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी हमारा है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने आदिवासी जनजाति का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। इसी के आधार पर ये 10 वर्ष का जो सशस्त्र जनयुद्ध हुआ था, उसमें जो है आदिवासी जनजाति थोड़ा लड़ाकू, तो उन्होंने जो है ये बंदूक भिड़ा और राज्य से लड़ा और राजतंत्र को भी खत्म हो गया और हिंदू राज्य भी चला गया। अभी जो है आपका जो भारत का संविधान से ही सीखकर, डॉक्टर अंबेडकर का जो से सीखकर, अब हमारे संविधान में वो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र का रिकॉग्निशन नहीं है, वो करीब वो है नहीं, वो बैंड है। अब हम नया जो सामाजिक वर्गीकरण है उसमें आर्य खस आर्य, वो ब्राह्मण क्षेत्रीय को अब हम जातीय आइडेंटिटी में दे दिया। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण नहीं कह पाते, अब वो आर्य है, उसका जो जातीय पहचान होगा। वो ब्राह्मण वो वर्णाश्रम का पहचान नहीं है, अब इस संविधान में नहीं है वो। तो क्षेत्रीय जो कहते थे उसको जो है खस, वो आदिवासी की तरफ आना चाहता है। अब वो जो है ब्राह्मण से था क्षेत्रीय कह के, लेकिन हम अब क्षेत्रीय नहीं है, हम जो है यहाँ के मूल निवासी खस है। तो खस जो है हम आदिवासी से नजदीक है। तो आदिवासी और खस
साथ रहेंगे तो हम 50% जो है हमारा आगे जाता है। तो अब हम जो है डॉक्टर वीर बहादुर और ओबीसी का मूवमेंट से हम भी थोड़ा सा नजदीक आगे जुड़ गए, और आदिवासी जनजाति का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ओबीसी का जो मूवमेंट है नेपाल में स्ट्रांग अभी नहीं बना है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम साथ रहेंगे। और दलित का मूवमेंट भी स्ट्रांग है, लेकिन वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का कुछ समस्या है। वहाँ बहुत ही संगठन है, बहुत नेता है उन लोगों में, तो एकता का समस्या है। लेकिन वो ओबीसी अभी जो आंदोलन आ रहा है उसमें हम जुड़ना चाहते हैं। तो नेपाल में जो है ओबीसी का, आप लोग जो साहित्य और उसका बात कर रहे हैं, शुरुआत जो है हम लोगों ने उसका शायद, तो वो किस तरह नेपाल के जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन में हमने जो भाषा और जाति का आंदोलन से नेपाल का एक हजारों वर्ष में जो परिवर्तन लाने में, तो मैं अभी जो है भारत में बहुत बार बम्बे भी गए, पटना, इधर उधर, सब उनके साथ के लिए, उनके साथ देने के लिए, ताकि हम जुड़ेंगे। हमारा जो फ्यूचर जो है आदिवासी जनजाति, ओबीसी, दलित और भी समुदाय जुड़ेंगे। ये 3 समुदाय जुड़ेंगे तब 2/3 मेजोरिटी नेपाल में जनसंख्या, क्योंकि अभी लोकतंत्र का जो एक्सपेरिमेंट है नेपाल में, अभी लोकतंत्र चल रहा है बहुदलीय, लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। ये दलीय मार्फत से जो है इसको फिर अभी जो है नेपाल के राजनीतिक दलों में कोई ब्राह्मण का बहुत ही पकड़ है, तो एक बहुत ही कठिनाई है। आप लोगों का भी साथ चाहिए, हमका आइडिया, आपका भी शायद संघर्ष यहाँ है भारत में भी। राजनीतिक पार्टी से जो है वो पावर का जो साझेदारी तो पार्टी की तरफ से जाते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक जातीय मूवमेंट, उसमें क्या तो पार्टी के भीतर से जाना पड़ेगा, है ना, क्या कांग्रेस या यहाँ की भारतीय जनता पार्टी है, उस तरफ से ही वहाँ पहुंचेंगे। नेपाल में भी ऐसा ही मेन स्ट्रीम पार्टी के अंदर से, तो हमारे लोग उसमें जाना पड़ा। वहाँ जो है सीनियर पोजीशन नहीं मिलता वहाँ जो है दूसरा तीसरा पोजीशन तक जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का अथवा मूल पावर में जो है नहीं आ सकता। ये जो है टेक्निकल कठिनाई है। आप डेमोक्रेसी के प्रोसेस, मल्टी पार्टी सिस्टम में ये जो मुद्दा है कैसा हम ले जाएंगे, अगर वो नहीं होता हमारा ये, लेकिन वो पावर के जो सिस्टम में हम नहीं पहुंचते हैं ना, ये शायद आप लोगों का भी समस्या है और हमारा तो नया समस्या है। लेकिन हमने ये क्या किया कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये क्लासिकल डेमोक्रेसी है ना, पश्चिम से आया है, वो पार्टी के मार्फत से जाते हैं। तो हमने क्या किया कि अभी नेपाल के जो संविधान है, आप लोगों ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है आपके संविधान में, लेकिन हमारे जो इसमें से हमने क्या किया, वो रिजर्वेशन की थोड़ा सा हमने सैद्धांतिकरण कर दिया। हमने कहा कि वो इंक्लूजन, और इंक्लूजन में जो जातीय क्लस्टर, हमारे जो 4-5 क्लस्टर में हम अब नया जो बन गया ना, जो समतलीय स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में 5-6 क्लस्टर में हम अब आइडेंटिफाई है। वो हर एक क्लस्टर का अपना जितना पॉपुलेशन है उतना जो है वो सभी जगह जो है रिप्रेजेंटेशन करना है पार्टी वालों को। तो ये प्रावधान है, उसको हम कहते हैं समानुपातिक समावेशिता, प्रोपोर्शनल इंक्लूजन। वो साइंटिफिक है, वो सैद्धांतिक है ना, वो भावनात्मक या कुछ ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम शायद नेपाल भारत के संविधान से थोड़ा सा हम आगे, क्योंकि यहीं के सीख करके हम थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन उसको स्थापित करने में थोड़ा सा हम संघर्ष कर रहे हैं। कभी वो जो है इधर उधर करके मैनिपुलेशन करके हमको ये जो जाना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो रहा। अभी 40% ये समावेशिता इंक्लूजन जो है, लेकिन हम उसको 100% न है तो 90% तक जा सकते हैं। 10% जो है फ्री इंटेलेक्चुअल वो मेरिट के आधार में 10% छूट जाएंगे तो ठीक है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है नेपाल का पोजीशन, तो हम नेपाल में जो ओबीसी और हम साथ जाएंगे तो नेपाल का जो राजनीतिक, सामाजिक और सभी सिचुएशन में ठीक है। मैंने इतना आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों ने ये मौका दिया, मैं बहुत आभार हूँ। धन्यवाद।